नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन के साथ ही उससे रिलेटेड और क्वेश्चन अपन साथ में करते चलेंगे और नॉलेज बढ़ाते चलेंगे जीके में। जिस स्तर से आपको ऐसा होगा कि 50 क्वेश्चन तो अपन ऑब्जेक्टिव के लगाएंगे, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे, तो कम से कम 150 से 2 क्वेश्चन अपने 200 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते चलेंगे। जिस क्वेश्चन का अपने को लग रहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको और डिटेल थोड़ा सा उसमें देखते चलेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सिंध का बाग या मृतका का टीला। सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के कौन सा पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है आपको, ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब अपन उत्खनन करने गए तो उत्खनन स्वरूप अपने को प्राप्त होते कि यहाँ से बहुत से लोगों के क्या है, नर कंकाल, जो कंकाल है, कंकाल मिले। इसी कारण से इसी को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग या मृतकों का टीला। कौन से स्थल को? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता बोलो या सिंधु सभ्यता बोला जाए, एक ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे, आगे देख रहे, दिल्ली दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, दिल्ली की जो सल्तनत थी, दिल्ली की सल्तनत पर अंतिम मुगल बादशाह कौन बैठे थे? तो दिल्ली के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। तो इसको दिमाग में कैसे रखे कि बहादुर थे इसीलिए आखिरी तक रहे, तो कौन रहे? बहादुर शाह जफ़र। तो जब भी दिल्ली के मुगल बादशाह की बात हो कि भाई अंतिम में कौन थे, तो दिमाग में कैसे याद रखेंगे? भैया बहादुर थे इसलिए आखिरी तक रहे, तो बहादुर शाह जफ़र, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ रहे, अगला क्वेश्चन, सिकंदर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध पर शासन किसका था? नंदवंश का था। नंदवंश का उस समय पर शासन था। तो वो पूछना चाह रहे उस समय कौन सा वंश था? तो उस समय कौन सा वंश था आपका? नंदवंश थे। आपको पता ही होगा, जैसे सिकंदर महान होता है, सिकंदर आता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में वो भारत पर आक्रमण करता है। तब उसी समय भारत पर किसका? नंद वंश का शासक रहता है, जिसके शासक महापद्म, संस्थापक कौन है उनके? महापद्म नंद। ठीक है, इसके बाद इनके एक सैनिक थे, अगर आपको पता हो, थोड़ा सा इसको नॉलेज बढ़ाते हैं, तो इनके जो सैनिक थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का विवाह, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उनका विवाह, कार्नेली का विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। पहले तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, क्योंकि क्या होगा कि अभी नंदवंश, यहाँ से नंदवंश के अंतिम जो शासक रहेगा घनानंद, घनानंद को पराजित कर रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आगे थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ में डिटेल भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन वही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति होता है। उसको चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं सेल्यूकस निकेटर को। जैसे ही वो हराते तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, उन जिनका नाम है कार्नेलिया, कार्नेलिया का विवाह किनसे कर दिए जाते? चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ में ही इनका एक राजदूत का नाम आता है, राजदूत का नाम है मेगास्थनीज। उनको नियुक्त कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज की बुक आपको पता ही है, मेगास्थनीज की बुक पूछी जाती है बहुत सार, तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध बुक कौन सी हो गई? इंडिका। देखिए, ठीक है, अभी तो 4 ही क्वेश्चन किए, पर डिटेल अगर देखा जाए तो बहुत सारे होगा इसमें कि भैया सिकंदर भारत कब आया? 326 में, एक क्वेश्चन ये पढ़ा लिया अपने। उसके बाद कार्नेलिया, कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कार्नेलियन से विवाह किसका हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला शासक अपने राजदूत का नाम क्या है? तो ना, उसका राजदूत का नाम हो जाएगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का कौन सी हो जाएगी? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज से। देख रहे हैं आप कि एक से अधिक क्वेश्चन अपन ऐसे लिंक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो
वीडियो बहुत ही मज़ेदार और साथ में बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो थोड़ा सा आगे बने रहिए, धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाते चलेंगे। देखिए, इतिहास में दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं कि एक ही दिन में इतिहास का नॉलेज मिल जाए और वो मुझे याद रह जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे 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 चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलते आगे। सात पेगोड़ा, सात पेगोड़ा या इसे सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिर, पत्थर काट कर बनाया गया मंदिर बनाने वाले थे। तो ये सात सप्त पेगोड़ा मंदिर किन्होंने बनाया था, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग का मिस्टेक है। सप्त पेगोड़ा या सात पेगोड़ा का मंदिर कहा जाता है, रथ मंदिर भी कहा जाता है इनको। तो इसके बनाने वाले जो शासक थे, तो इसको बनाने वाले शासक थे पल्लव शासक। और पल्लव शासक में अगर व्यक्ति का नाम आता है तो ध्यान रखिएगा, पल्लव शासक में वो प्रतापी राजा आते हैं नरसिंह वर्मन। ठीक है, कौन आते हैं, नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन द्वारा ही बनाया हुआ एक और मंदिर है, आपको अगर पता हो तो सूर्य मंदिर। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं आप कमेंट में लिखिएगा, उसका दूसरा नाम सूर्य मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, आगे चल रहे। बीरबल का असली नाम, बीरबल का असली नाम याद है आपको, बीरबल का असली नाम थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बीरबल का असली नाम क्या होता है, महेश दास। ठीक है, बीरबल का नाम महेश दास। बीरबल किनके दरबार में थे, आपको पता ही होगा बीरबल किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। और ये किनके रत्नों में आता है, 9 रत्नों में आते हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है, जो स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थापित है, स्वर्ण मंदिर स्थापित है आपका अमृतसर में। और स्वर्ण मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है, तो स्वर्ण मंदिर है अपने सिख धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से। ठीक है, ये तो पता ही हो आपका कि बहुत विख्यात मंदिर है। खालसा पंथ के संस्थापक थे, खालसा पंथ, खालसा पंथ के संस्थापक थे, तो खालसा पंथ के संस्थापक थे ये अपने गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ रहे। मोस्ट आने वाला क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे अपन। तो देखते हैं पानीपत की तीसरी और अंतिम युद्ध, तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और अंतिम युद्ध। बात करते हैं पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था, जो पता ही होगा जैसे, तो कब हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, पहला कब हुआ था अपने को ये मालूम होना चाहिए। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ठीक है, दूसरी लड़ाई होती है आपकी 1556 में। और तीसरी लड़ाई होती है आपकी 1761 में। तीसरी लड़ाई कब होती है, 1761 में। ठीक है, ये तीनों लड़ाई पानीपत की अपने को दिमाग में रखना है। पहली 1526, फिर दूसरी आ गई आपकी 52 में, और तीसरी आ गई आपकी 1761 में। ठीक है, इसके बाद ये पूछा जाता है कि लड़ाई किस किस के बीच में हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई अगर आपको पता है तो लोधी वंश का अंतिम शासक था, कौन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कौन हराता है, इब्राहिम लोधी के साथ कौन आता है भैया, बाबर। अगर आपको ध्यान हो तो बाबर, ये लोधी वंश था, लोधी वंश पर आक्रमण करता है बाबर। बाबर आक्रमण करता है, किसको हरा देता है, इब्राहिम लोधी को हरा देता है। और वहाँ पर ही कौन से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो पहला युद्ध पानीपत का 1526 किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम के बीच में। उसके बाद दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 किसके बीच में, किसके बीच में हुआ था, याद आ रहा है, एक अकबर प्लस, अकबर के साथ कौन था, हेमू। अकबर और हेमू के बीच में होता है 1556 में। उसके बाद तीसरी पानीपत की तीसरी लड़ाई अपन ने देखी 1761 में। 1761 में कौन होता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और उसके साथ होते हैं मराठा। मराठाओं में अगर देखा जाए तो मराठाओं में फेमस राजा रहते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको किस नाम से जाना जाता है, नाना साहेब। बालाजी बाजीराव का ही दूसरा नाम क्या है, नाना साहेब। तो तीसरी लड़ाई देखी अपन ने किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। मराठा में अगर देखा जाए तो बाजीराव, बालाजी बाजीराव पेशवा थे ये, और इनका दूसरा नाम क्या है, नाना साहेब। और अगर मध्य प्रदेश के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो मध्य प्रदेश से देखा जाए तो इनकी समाधि भी पूछी जाती है मध्य प्रदेश में। तो रावेर खेड़ी खरगोन में इनकी समाधि स्थित है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन, और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो पहले तो पूरा वीडियो आप सुन लीजिए,
उसके बाद क्वेश्चन में डिटेल में आपको एक नोट डाउन कर लेना है, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए होगा। क्योंकि क्या होता है, डिजिटल जो मीडिया से अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो वो उतने समय के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन तक अपने दिमाग में स्टोर रहता है। उसके बाद नया डेटा आता है, पुराना डेटा इरेज होते जाता है। और अगर अपन चाह रहे हैं कि इसको लॉन्ग समय तक अपने दिमाग में स्टोर रखे, तो उस दिमाग में रखने के साथ साथ उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लेंगे किसी जगह नोट्स के फॉर्म में, तो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है। और फिर भी अगर भूल जाते तो वीडियो तो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा और फ्री है, कभी भी अपन देख सकते हैं। आगे बढ़े। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है। जैसे अगर अपन देखा जाए तो इतिहास में अपने को भारत में 2 विद्यालय की यूज़ होता है, मतलब ज़्यादातर सुनने को मिलता है। एक तो विक्रमशिला है और दूसरी कौन सी है अपनी, नालंदा। पता ही होगा आप लोगों को, तो बहुत से लोगों को नालंदा। आखिरी दूसरी कौन सी रहती है, नालंदा रहती है। एक विक्रमशिला, दूसरी कौन सी, नालंदा। ठीक है। 2 विद्यालय। साथ में ये भी पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों कहाँ पर स्थित है, आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि दोनों बिहार में है। विक्रमशिला के संस्थापक, जो विक्रमशिला है इसके संस्थापक कौन आते हैं, धर्मपाल। जिस प्रकार विक्रमशिला के संस्थापक पूछा गया है धर्मपाल, तो वैसे ही नालंदा के भी पूछे जाते हैं। तो नालंदा के आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आएंगे आपके कुमार गुप्त। ध्यान रखना, कौन आता है, कुमार गुप्त। ठीक है। हमेशा दिमाग में उसको क्लियर कर लीजिएगा, विक्रमशिला के धर्मपाल और नालंदा के कुमार गुप्त। ठीक है, ये हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। ठीक है, अपन पढ़ ही चुके हैं कि पितृ हत्या वंश। ठीक है, पितृ हत्या वंश किस वंश को कहा जाता है, तो पितृ हत्या वंश बोला जाता है आपका, अगर देखा जाए तो हार्यक वंश। हार्यक वंश में अपन ने देखा था कि एक तो बिंबसार होता है। ठीक है, पहला व्यक्ति बिंबसार, उसके बाद आता है अजातशत्रु, और एक तीसरा रहता है वहाँ पर उदयन। ठीक है, आपको पता है 3 लोग कहलाता है। तो बिंबासार को जो बिंबासार है, बिंबासार को मारता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु को उसका पुत्र मारता है उदयन। तो ये एक दूसरे को पिता को मार के गद्दी पर बैठते रहे, इसलिए इस वंश को पितृहत्या वंश के नाम से भी कहा जाता है। जो संस्थापक है हार्यक वंश का संस्थापक, मगध की गद्दी की बात कर रहे हैं, मगध की गद्दी में सबसे पहले दिख रहे हैं हार्यक वंश। हार्यक वंश में संस्थापक बिंबासार। बिंबासार का पुत्र कौन हो गया, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन हो गया, उदयन। बिंबासार को बिंबासार का उसका पुत्र अजातशत्रु मारता है, अजातशत्रु का उसका पुत्र कौन मार देता है, उदयन मारकर गद्दी पर बैठता है। इसलिए यहाँ पर अपन सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा था, कौन अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठता है, तो कौन बैठता है यहाँ पर, अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म किस वंश में हुआ था। तो अपने को गौतम बुद्ध के जन्म से पता है, उनके पापा का जो जन्म, मतलब पापा का जो कुल था, उनके पिताजी का जो कुल था, वो उनके पिता कौन से कुल से थे, शाक्य कुल से थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य वंश में। आगे बढ़ेंगे। अजातशत्रु के बाद मगध के किस शासक अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ, सॉरी, अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ था। अजातशत्रु के बाद जो गद आपने देखा था अभी, सबसे पहले बिंबसार देखा, बिंबसार के बाद अपन ने अजातशत्रु देखा था, अजातशत्रु के बाद आपको बताया ही गया था कि कौन रहता है तीसरा, उदयन। थोड़ी देर पहले ही देख चुके अपन। अभी आगे बढ़ रहे हैं। सर टॉमस मुनरो ने किस राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो किस राजस्व, जो राजस्व इकट्ठा करने वाली पद्धति है, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी राजस्व इकट्ठा करने वाली पद्धति से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। ठीक है, तो टॉमस मुनरो संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ध्यान रखेंगे, पहले तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया अपन ने, कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले तो देखा जाए एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दिख रही है आपको,
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दिख रही है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में थी? कार्नवालिस के। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के इसमें थी। रैयत व्यवस्था टॉमस मुनरो के, और एक महालवाड़ी व्यवस्था थी आपकी होल्ड मैकेंजी करके आते हैं, होल्ड मैकेंजी। तो होल्ड मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था किसके इसमें आती है? होल्ड मैकेंजी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, और महालवाड़ी है होल्ड मैकेंजी। होल्ड मैकेंजी, होल्ड मैकेंजी के द्वारा। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। इसमें ये किया गया कि जो अंग्रेज थे, यह अंग्रेज किसान से डायरेक्ट लगान न लेते हुए बीच में किसको? जमींदार लोगों को लाए थे। इसमें से क्या करता था, जो जमींदार वर्ग था वो किसान से कुछ कर इकट्ठा करता था, और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख कर बाकी का हिस्सा अंग्रेजों को देता था। ये व्यवस्था कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि कर का वास्तविक जो कंट्रोलिंग अपने को नहीं मिल रहा है, बीच में जमींदार अपना हिस्सा ज़्यादा बना ले रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को ख़त्म किया, और उसके जगह पर एक व्यवस्था लाई गई जो क्या करेगी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो जमींदार वर्ग था इसको बीच में से हटा दिया जाता है। डायरेक्ट किसान से जो लगान है किसके पास आने लगा? अंग्रेजों के पास। ये दो व्यवस्था स्थायी बंदोबस्ती में ध्यान रखेगा। बीच में कौन था? जमींदार वर्ग था। रैयतवाड़ी जब आती है बीच में से किसको? जमींदार वर्ग को ख़त्म कर दिया जाता है। सीधा कर किसके पास जा रहा है? अंग्रेजों के पास। और फिर तीसरी आती है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था का नाम महालवाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो गाँवों को क्या कहा जाता था, वहाँ पर महाल कहा जाता था, इसलिए इसका नाम महालवाड़ी व्यवस्था है। और इसलिए लागू की गई कि दोनों व्यवस्था के बाद तीसरी व्यवस्था ली थी, उतनी कारगर नहीं रही। इसमें ये कहा जाता था कि 30% डायरेक्ट लगान किसको दिया जाएगा? महालवाड़ी व्यवस्था में आएगा। और उतना लागू नहीं हुआ, फिर भी क्वेश्चन अगर आ जाए अपने को इतना ध्यान रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके बाद आई? इन दोनों व्यवस्था के बाद आया। ठीक है, मेन मुख्य रूप से दो के बारे में पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। ये तो आपको अभी समझ में आया होगा, मतलब पढ़ने में आया होगा, ज़्यादातर जगह दिखेगा नहीं आपको, फिर भी ध्यान रखना है महालवाड़ी व्यवस्था इन दोनों के बाद आई थी। ठीक है, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, बहुत सी बार इससे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, किससे संबंधित है, अपन पहला लाख टिक लगा देते, हो गया काम अपना। पर भैया इतना क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं है मतलब एक आपका आना चाहिए, तो तीनों तो है। तो अंग्रेजी शिक्षा से भी है, राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह को भी उन्होंने मतलब प्रोत्साहन दिया है, अंग्रेजी शिक्षा पे भी बल दिया है, सती प्रथा को भी रोकने पर बल दिया है। ठीक है, तो ये तीनों कार्य किससे संबंधित है? तीनों कार्य राजा राम मोहन राय से संबंधित है। कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संस्कृत की शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने करी थी। किसने करी थी? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसमें आता है एक कठिया तीन कठिया। जो इस गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? आपका तीन कठिया से। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया था, तो पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। भारत में अगर पूछा जाए, और चंपारण कहाँ आता है, तो ये आता है अपने बिहार में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आता है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, भारत में पहला कब किया गया था? ये 1917 में। ठीक है, मुख्य रूप से, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखना। सबसे पहले भारत में गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर? बिहार में, चंपारण के बिहार में। और तारीख ध्यान रखना है 1917 में। ठीक है,
और प्रथा कौन सी, तीन कठिया पर ही है। अगर आपको पता हो तो ये नील के खेती के लिए था। नील की खेती में क्या किया गया था कि मतलब सरकार का कहना ऐसा था कि जो 1 बीघा ज़मीन थी, 1 बीघा में 3/20 के रेशो में आपको नील की खेती करना ही है। मतलब इतने रेशो में आपको खेती करना है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाइएगा, बस अपना इतना ध्यान रखिए आप कि 3 कठिया पद्धति काय से संबंधित है, आपकी नील की खेती से थे। बिहार में हुआ था सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा किया गया था, और 1917 में किसानों के लिए किया गया था नील के खेती से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में गुरेला पद्धति, ठीक है, गुरिल्ला पद्धति का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, बालाजी, शिवाजी और अकबर, इनमें से कौन था? तो इनमें से कौन था? गुरिल्ला पद्धति का और एक नाम आता है छापामार पद्धति। क्या कहा जाता है? छापामार पद्धति। अब ये होती क्या है पद्धति? ये पद्धति इस तरीके से होती है कि अचानक आक्रमण किया जाता है और फिर वापस अपने जगह पर छुप दिया जाता है। तो इस पद्धति में शिवाजी द्वारा ये किया जाता था कि शिवाजी को जो सैनिक थे वो जंगलों में रहते थे। अचानक से जो मुगल थे, मुगल अंग्रेजों के समकालीन था औरंगजेब से ही इनका सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है। तो औरंगजेब की जो सेना थी उस पर जो शिवाजी द्वारा किया जाता था, अचानक से उनकी सेना पे आक्रमण करना और वापस जंगलों में छुप जाना। तो इसी के कारण ही वो बड़ी से बड़ी सेना को भी हो, क्योंकि औरंगजेब का उस समय पूरे भारत पर अधिकार था, उसके बावजूद भी वो शिवाजी उनको बहुत परेशान करते हैं इसी पद्धति के कारण, क्योंकि छोटी सी टुकड़ी भी ये बड़े से बड़े दल को ख़त्म कर सकती थी इस पद्धति के कारण, कि अचानक से घात लगाकर आक्रमण किया जाता था, वापस अपने जगह पर चले जाया करता था। इसको क्या कहा जाता है? गुरिल्ला पद्धति। एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है गुरिल्ला पद्धति के ऊपर कि गुरिल्ला पद्धति इससे पहले किसने चालू करी थी? तो गुरिल्ला पद्धति सबसे पहले भारत में चालू करी थी महाराणा प्रताप ने। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने, जिसके ये अकबर के विरुद्ध प्रयोग किया था इन्होंने। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अकबर के विरुद्ध, उसके बाद शिवाजी ने किया था कि उसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया? शिवाजी ने मुगलों को कौन से संधि के द्वारा मतलब हस्तांतरण किया? तो इनके द्वारा किया गया था पुरंदर संधि। पुरंदर की एक संधि हुई थी। पुरंदर की संधि अगर आपको पता हो तो हुई थी 1665 में पुरंदर की संधि होती है महाराजा जयसिंह द्वारा। महाराजा जयसिंह औरंगजेब के सेनापति रहते, जिन्हें दक्कन का जो दौर है, दक्कन का दौर का उनको सेनापति घोषित किया गया था। तो 1665 में पुरंदर के जो किला था, पुरंदर के किले को महाराजा जयसिंह द्वारा घेर लिया जाता है पूरी सेना द्वारा, और वहाँ आक्रमण किया जाता है। और वहाँ पर शिवाजी ये देखते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो अपने बहुत से लोग वहाँ पर मारे जाएंगे। इसी कारण से शिवाजी संधि करते, पुरंदर की से संधि 1665 में, और अपने द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले कुछ शर्तों के साथ राजा जयसिंह को सौंप देते हैं। राजा जयसिंह कौन थे? तो राजा जयसिंह औरंगजेब के सेनापति थे। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थे। अब दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित की गई, मतलब कौन सी संस्था स्थापित किया गया? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है। दयानंद सरस्वती जी ने कौन से समाज की स्थापना करी है? आर्य समाज की, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अब जो भारत था, भारत के लिए समुद्र मार्गों को किसने खोज निकाला था? या फिर ये बोल सकते हैं कि भारत को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत का खोजने का श्रेय आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा पुर्तगाली व्यक्ति था। पुर्तगालियों में अगर व्यक्ति की बात करें तो पुर्तगालियों में व्यक्ति में था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आता है कालीकट बंग भारत के कालीकट बंदरगाह पे 1498 में। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है 1498 में और भारत की खोज करता है।
अगर आपको पता है कि भारत के खोजकर्ता कौन है तो कौन है, वास्को डी गामा 1498। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की खोज करने वाले हैं कोलंबस, ध्यान रखिएगा। भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा 1498, और ये एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। और भारत के अपने अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे, कोलंबस थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला, अगर देखा जाए सब में बहादुर महिला का नाम आता है ताराबाई। वैसे तो सभी बहादुर महिलाएं थी, पर उनमें देखा जाए सबसे बहादुर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजगद्दी पर मतलब अपने पुत्रों को बिठाकर राजगद्दी पर अपने पुत्रों को बिठाकर राज करती, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कौन सी महिला का नाम आता है, ताराबाई। ताराबाई अपने पुत्र, जैसे 4 वर्षीय पुत्र रहते हैं इनके, पहले तो इनकी पत्नी की मृत्यु औरंगजेब द्वारा की जाती है। इनके ताराबाई के पति का नाम आता है राजा राम, आपको पता ही होगा राजा राम। राजा राम शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम। राजा राम की मृत्यु औरंगजेब द्वारा कर दी जाती है, तब उनकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, किनको गद्दी पर बिठाती है, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाती है, मात्र 4 वर्ष के रहते हैं शिवाजी द्वितीय, गद्दी पर बिठाती है। और ताराबाई उनको गद्दी पर बिठाने पर अपने अपने द्वारा राज्यपाट चलाती है। कौन? ताराबाई। इसलिए कहा जाता है मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला किसको कहा जाता है, ताराबाई को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। शिवाजी जी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? ठीक है, राजनीतिक गुरु, शिवाजी के महाराज के जो अपने को देखना है, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु होते हैं, राजनीतिक, देखो इनके 2 गुरु होते हैं, एक राजनीतिक गुरु रहता है और एक धार्मिक गुरु रहते हैं। तो राजनीतिक का गुरु का जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा राजनीतिक गुरु कौन है, दादाजी कोंडदेव। और जब धार्मिक गुरु की बात है तो रामदास रामदास स्वामी की। ठीक है, तो रामदास जी के, रामदास स्वामी जी धार्मिक गुरु है, रामदास स्वामी। और अगर गुरु की बात है, धार्मिक राजनीतिक बोला जाए, राजनीतिक गुरु बोला जाए तो राजनीतिक गुरु का नाम आता है दादाजी कोंडदेव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दादाजी कोंडदेव। आगे चल रहे हैं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका। ठीक है, थोड़ा सा फाउंड की वजह से अलग आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा उसका। बस इतना ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम शासिका पहली बनी थी वो कौन थी। तो पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, पहली मुस्लिम शासिका थी अपनी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान, जैसे कि अपने को पता है रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रज़िया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश की पुत्री रहती है, इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठे, इनके पुत्र भी रहते हैं, पर पुत्र इतने योग्य नहीं होने के कारण रज़िया सुल्तान गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहली मुस्लिम शासिका बोला जाए या पहली महिला शासिका भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता, आपको अगर पता हो तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। और ये किसके काल में आया था, मतलब कहाँ पर आया था? तो ध्यान रखना, आया तो मोरक्को से था और किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपको पता हो तो किनके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आपको याद ही आया होगा नाम समझ के, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल और सन के राजा भी कहता है, उनके दरबार में रहता था कौन, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम ध्यान रखना, रेहला। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इब्न बतूता द्वारा। और ये कहाँ से आया था, मोरक्को को से, और किसके दरबार में रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे आपके नॉलेज बूस्टअप होते चलेगा, और भी बहुत सारे वीडियो बनते चले के। अभी तो पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा सा डिटेल डालते चल रहे, धीरे धीरे जैसा आपका लेवल बढ़ता चलेगा वैसे उसमें और चीज़ें ऐड करते चलेंगे। आगे, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो
सदस्य विदेशी माल की देखरेख करता था वह कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान को अगर आपको बता दिया जाए कि अष्टप्रधान क्या है, तो अष्टप्रधान जो शिवाजी का मैनेजमेंट था, मतलब जो पूरा राजपाट देखते थे, वो 8 लोगों द्वारा देखा जाता था, उसको अष्टप्रधान कहते थे। और अष्टप्रधान में वो पूछ रहे हैं आपको कि जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता है? तो विदेशी मामलों की देखरेख करने वालों को क्या कहा जाता था? सुमन। ऐसे अष्टप्रधान में 8 लोग होते थे। एक तो विदेशी मामलों से संबंधित अपन ने सुमन पढ़ लिया, और कौन कौन था? एक पेशवा वाला पद था, जैसे 8 अष्टप्रधान है तो 8 पद होना चाहिए। एक तो था पेशवा का पद, ठीक है। एक तो यहाँ हो गया आपका सुमंत का, जो विदेशी व्यक्ति था। फिर आता है विदेशी मामलों को देखता था। उसके बाद पेशवा। पेशवा कौन था? तो ये प्रधानमंत्री का पद होता था। मतलब जो अष्टप्रधान 8 पद थे, 8 में सबसे मेन कौन था? पेशवा, ठीक है। उसके बाद एक आता है आमात्य। आमात्य, आमात्य आता है। आमात्य कौन था? तो आमात्य का वित्त मंत्री था। आमात्य वित्त मंत्री था। फिर एक आता है वाकायनवीस। वाकायनवीस, वाकायनवीस होता था सूचना और गुप्तचर विभाग होता था। फिर एक आता था चिटनीस। चिटनीस आपका राज का ये जो पत्रों का लेख देख का काम सोचते थे, वो चिटनीस वाला पद था। सुमन तो अपन देख चुके, विदेशी था। फिर एक था आपका न्यायाधीश, जो न्याय से संबंधित कार्य किए जाते थे। एक था पंडित राव। पंडित राव आपका धार्मिक कार्य से पूज्य पाठ की तिथियों का निर्धारण किया जाता था पंडित राव के द्वारा। और जो आखिरी था एक सेनापति, जो सेना का काम देखते थे। तो 8 लोगों द्वारा आपका अष्टप्रधान बना था शिवाजी के दरबार में। पेशवा, आमत्य, वाकायनवीस, चिटनीस, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव और सेनापति, ठीक है। यह अष्टप्रधान कहलाते थे शिवाजी के। आगे बढ़ रहे, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? भैया दूसरा तो पता है अपने को किसको कहा जाता है, क्वेश्चन में तो मिल ही जाएगा। तो पहले कौन से? तो पहले वास्तु संस्थापक अपने का शिवाजी को कहा जाता है। और दूसरे संस्थापक किनको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ जी को, जो पहले पेशवा रहे थे। जो पहले पेशवा रहे थे उन्हें क्या कहा जाता है? आपका दूसरा पेशवा पद। ध्यान रखना, अभी पढ़े अपन अष्टप्रधान में पेशवा पद रहता है। पेशवा पद बाद में शंभू जी के बाद में ये पेशवा पद क्या मेन हो जाता है। और उसमें पहले पेशवा कौन बनते हैं? अपने बालाजी विश्वनाथ जी बनते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, शिवाजी प्रशासन में पेशवा। अभी पढ़ा अपन ने शिवाजी पेशवा, अष्टप्रधान में पेशवा पढ़ के आए थे। तो पेशवा किन्हें कहा जाता है? रक्षा मंत्री नहीं, न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942। और किनके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा, आपको अगर पता हो तो 9 अगस्त 1942, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस अनुयायी में से कौन सा पेशे एक शिक्षक था? ठीक है, गांधी जी के जो अनुयायी थे इसमें कौन पेशे से एक शिक्षक था, आपको बताना है। तो इसमें पेशे से शिक्षक की जब बात होगी तो नाम आता है अपने जेबी कृपलानी, ठीक है। ये इनके शिष्य ही है। इनमें से वो पेशे से शिक्षक थे तो कौन थे? जेबी कृपलानी। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण, इसको सही देख लेना, इसमें आता है विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा था? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। किन के लिए कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक के मैंने अभी नाम ध्यान रखा है थे आपको। मोहम्मद बिन तुगलक का तो एक विरोधाभासों का मिश्रण का, एक पागल या सन की राजा भी कहा जाता है, और एक रक्त पिपासु। रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, पागल सन की राजा और विरोधाभासों का मिश्रण, ये किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ी देर पहले अपन देख चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा कवि था? इब्न बतूता। उनके द्वारा पुस्तक कौन सी थी? रेला। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये देख चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे कि चीज़ें जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ते जाएगा ना, तो एक दूसरे से लिंक होते जाएगा, तो जीके अपने आप दिमाग में स्टोर होते चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था?
लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश में देखा जाए तो अपन ने तीन मुख्य रूप से तीन व्यक्तियों को देखते हैं। एक तो बहलोल लोधी आता है, ठीक है, एक होता है आपका सिकंदर लोधी, ठीक है, और मुख्य रूप से सबसे अंतिम में देखा था अपन ने, सबसे अंतिम में कौन आता है, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सबसे मेन कौन सा है, आखिरी वाला, इब्राहिम लोधी। आपको पता ही है इब्राहिम लोधी आखिरी था। इसको कौन हराते हैं, अभी देख चुके हो क्वेश्चन, देखते कितना दिमाग में आ रहा है आपको। बाबर ने हराया था कौन से युद्ध में, पानीपत की कौन सी लड़ाई में। अब ये आपको कमेंट में डालना है कि इब्राहिम लोधी को बाबर ने कौन से युद्ध में, पानीपत के कौन से युद्ध में हराया था और वो कब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1947 में जो 1947 का जो अधिवेशन हुआ था अपना, उसकी अध्यक्षता, कांग्रेस का अधिवेशन पता ही अपने को, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे चल रहे हैं। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना, ठीक है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ पर करी थी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, बहुत सी बार पूछा गया है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी थी, कहाँ पर करी थी, इलाहाबाद में। आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये आए थे 1915 में आए थे, वकालत की पढ़ाई करके 1915 में आए थे। और 1917 में ही उन्होंने कौन सा पहला सत्याग्रह किया था, बिहार के चंपारण में। नील खेती 3 गांठी वाला भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के बारे में और 2 चीज़ें फेमस है। ये कहता है कि इन्होंने अध्यक्षता कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी, एक ही बार करी है। 1924 का अधिवेशन था बेलगांव का। 1924 का कौन सा अधिवेशन, बेलगांव के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी 1924 में, एक ही अधिवेशन में किया था। और गोलमेज सम्मेलन पता है आपको, गोलमेज सम्मेलन हुए थे पहला गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32। तो दूसरा 1931 वाले गोलमेज, केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 बेलगांव वाला अधिवेशन। तो मुख्य रूप से गांधी जी के बारे में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे। क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा, आपका कब आया था, 1942 में आया था। और इस समय यहाँ के वायसराय, क्रिप्स मिशन के समय के वायसराय थे आपके लिन लिथिंगो, ठीक है। ये वो रहते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन ये होता है कि अगर देखा जाए वास्तविक रूप से मुख्य कारण क्रिप्स मिशन लाने का अंग्रेजों द्वारा, तो 1942 में आपका विश्व युद्ध चलता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भाग लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मतलब प्रेरित करने के लिए ये क्रिप्स मिशन लाया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। केवल एक बार बने हैं। कब बने हैं, तो 1924 में। कब बने, 1924 में। और कहाँ का अधिवेशन था आपका, वो बेलगांव वाला अधिवेशन। आगे बढ़ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह जी ने। ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह जी ने। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थी। कौन थे, चर्चिल।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भारत के किस स्थान से संबंधित रखते थे? तो जिन्होंने सारे जहाँ से, कवि इकबाल, इनके द्वारा लिखा गीत कौन सा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भारत के किस जगह से थे? तो ये कहाँ से थे? अपने पंजाब से। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी में पूछा जाता है कभी कभी कि हिंदी में नाम क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक लिखी गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो भारत एक खोज कहा जाता है। भारत एक खोज। आगे, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो मुख्य भूमिका इन्होंने बारदौली वाले सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह होता है गुजरात में। बारदौली सत्याग्रह होता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में होता है। कब होता है? तो 1928 में होता है। यहाँ पर 22% तक का कर किसानों के लिए के ऊपर लगा दिया गया था। उस आंदोलन के जो मुख्य नेता है सरदार अपने वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। वही बारदौली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को काय की उपाधि दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ध्यान रखना, सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं द्वारा संबोधित किया गया था। पर उन्हें पहली बार पुकारा किसे था? गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह कब कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में। और कब हुआ था? तो 1928 में। कारण मुख्य रूप से 22%, कारण उतना मुख्य नहीं है। आगे चल रहे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो गांधी द्वारा जो साबरमती थी, ध्यान रखना, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्यूस। आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपने को पता ही है, सभी को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। क्योंकि तत्कालीन वायसराय द्वारा किया जाता है, उसके लिए उस योजना का, माउंटबेटन थे तत्कालीन वायसराय, उसी कारण उस योजना का नाम भी क्या दे दिया जाता है? माउंटबेटन योजना। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ रहे हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में आदेश गोली चलाने का दिया था, इन्होंने नहीं दिया था भैया, जनरल डायर ने। किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। जलियांवाला बाग घटना क्या होती है? तो अगर आपको पता है, रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा है, उसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया जाता है सैफुद्दीन कुचलू को, जो एक क्रांतिकारी थे। सैफुद्दीन कुचलू जी को पकड़ा जाता है क्योंकि ये जो कानून आया था आपका रॉलेट एक्ट, इसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील, इस नाम से भी जाना जाता है। ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना तो कोई वकील। इसके तहत मतलब जो भी संदेहग्रस्त व्यक्ति दिख रहा है, जिस पे भी संदेह दिख रहा है, उसको क्या किया जाता था? गिरफ्तार किया जाता था। तो रॉलेट एक्ट के अंदर ही सैफुद्दीन कुचलू जी को गिरफ्तार किया जाता है। और इनको छुड़ाने के लिए, इन क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग नामक स्थान, जो कि अमृतसर में है, मीटिंग चलती रहती है। इसकी खबर रखती है जनरल डायर को, वो वहाँ पहुँचता है और जितने भी व्यक्ति थे उनको सबको गोलियों से भून दिया जाता है। ठीक है। तो उस समय जो सरकारी का आंकड़ा बताता है कि वहाँ लगभग 400 के लगभग मौत हुई थी।
और जो कांग्रेस का सर्वे किया गया था उसमें पता चला था कि उसमें लगभग कितने लोग मरे थे, 1,000 लोग मरे थे। ठीक है, इसके लिए ही एक आयोग गठित हुआ था कि भैया क्या समस्या थी, कितने लोग मरे, क्या वास्तविकता चेक करने के लिए एक आयोग बनी थी, एक समिति बनी थी, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद एक घटा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। किसके कारण हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के कारण जो पकड़े गए क्रांतिकारों को छुड़ाने के लिए मीटिंग चल रही थी, इसका पता चलता है जनरल डायर को, और जनरल डायर वहाँ गोलियां कर बरसाता है और वहाँ पर अपने क्रांतिकारियों को मार देता है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मिलता है अपने को काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है, डकैती कांड कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी रहती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी है, उसके जो क्रांतिकारी है वो एक योजना बनाते हैं कि हथियार की ज़रूरत थी इनको, तो जो ट्रेन से काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन है, काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ के अंतर्गत आता है, यहाँ से एक ट्रेन छुट्टी है जिसके अंदर क्रांतिकारियों को पहले से ही पता था कि इसमें भारी मात्रा में बंदूकें और बारूद और बम आ रहे हैं, तो उसके लूटने के लिए ये योजना बनाते हैं और उस ट्रेन को लूटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से नाम आता है अशफाक उल्लाह का, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहाई लाहिड़ी, राजेंद्र जी का नाम आता है, अशफाक उल्लाह का, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र जी का, और एक है रोशन सिंह, इन लोगों का नाम आता है। इसमें से कुछ लोगों को फांसी दे दी जाती है, जैसे अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, और राजेंद्र नाथ जी थे, इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ठीक है, लूट तो करते हैं, लूट के फलस्वरूप जैसे उनको पता चलता है अंग्रेजों को, और वो एक एक क्रांति को पकड़ कर उनको फांसी दे दी जाती है। तो मुख्य रूप से इसमें थे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। साथ में इनका भी नाम आता है राजेंद्र नाथ और रोशन सिंह का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग, अभी भी पढ़ के अपन, अपने को तारीख भी ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हुआ था आपका कहाँ पर, कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पर? सॉरी, फिर से 1919 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये अमृतसर नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, गोलियां चलाने वाले जो थे जनरल डायर। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं। आशा करता हूँ कि आपने जितना समय दिया उससे